पहला बेंच पे आइए, पहला बेंच पे बैठिए ना, पहला बेंच। अरे नया लड़का कहाँ है जी? हाँ, उसको सिखा रहे हैं ना सब चीज़। हाँ सिखाइए सब चीज़ उसको। हो गया लाइव, क्लास लाइव है। यहाँ पे दे दीजिएगा नहीं, थोड़ा देर चलने दीजिएगा फिर हटा दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो। लाइव है क्लास जी, क्लास लाइव है। हाँ हाँ क्लास लाइव है। चलिए टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, पंखा चला दीजिएगा। चलिए बढ़िया है। एक सीधा सा प्रश्न है कि बीच में क्लास हुआ था, बीच में एक क्लास हुआ था, इस बात से सब लोग अवगत हैं? कौन कौन लोग अवगत नहीं है? अवगत नहीं है? बीच में एक क्लास हुआ था, हाथ खड़ा कर लीजिए। इतने सारे लोग अवगत नहीं है। मतलब क्लास का आप लोग को कोई सूचना नहीं था? कोई सूचना नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको जो है संस्थान का एक यूट्यूब चैनल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, टेलीग्राम चैनल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, और एप्लीकेशन है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, और ये व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर, सब सब व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर सब है, समझ गए? तो इसको लाने का उद्देश्य यही था कि आप किसी भी चीज को ज्वाइन कीजिए या नहीं कीजिए, संस्थान के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन निश्चित तौर पर कर लीजिए, क्योंकि क्लास से संबंधित सभी प्रकार की सूचना संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है हर स्थिति में। तो इसलिए संस्थान के टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग, जिन लोगों को सूचना प्राप्त होगा वो तो सूचना यहीं से गेन किए होंगे। मतलब जो लोग यहाँ पर है उन्हें सूचना मिल गया और उन्होंने क्लास कर लिया, उन्हें सूचना मिल गया और उन्होंने क्लास कर लिया। लेकिन जो लोग यहाँ पर नहीं है उन्हें सूचना नहीं मिला और उन्होंने क्लास नहीं किया। तो इसलिए इसको ज्वाइन करना जो है आपको जरूरी है। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो जो ऑनलाइन क्लास होता है, ऑनलाइन क्लास जो है आपको एप्लीकेशन पर होता है, तो इसलिए एप्लीकेशन भी ज्वाइन करना जरूरी ही है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर होता है, इसलिए यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन करना जरूरी ही है। मतलब आप अगर संस्थान से जुड़े हुए हैं, संस्थान में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है सभी, मतलब यूट्यूब, टेलीग्राम और एप्लीकेशन,
सब चीज जो है आपको ज्वाइन करके रखना पड़ेगा ताकि आप सभी चीजों से अवगत हो सके। ठीक है, तो सब चीज से अवगत होना है तो इन सभी चीजों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद लड़का को दिशा निर्देश है, ठीक है, और ये लक्ष्मण रेखा की तरह इस बात का आपको पालन करना है, समझ गए। दिशा निर्देश यह है कि वो जो टीवी लगा हुआ है उस टीवी तक लड़का लोग नहीं बैठेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में उठाया जाता है तो आप लोग खुद नहीं उठते हैं, स्टाफ से लड़ झगड़ जाते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार का चीज ना हो, किसी भी प्रकार की गलती ना हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वहां तक नहीं बैठिए, वो जो टीवी है टीवी तक नहीं बैठेंगे। अब आज बैठे हुए हैं तो आज बैठ जाइए, ठीक है, आज हम नहीं उठाएंगे आपको। आइए, जिन लड़की को जगह नहीं मिला आप आइए, आइए ना, यहाँ आइए ना, आगे बैठिए, यहाँ पे आइए, दूसरा बेंच पे बैठिए, आप समझिए, दूसरा बेंच पे बैठिए। तो आज नहीं उठना है, लेकिन अगले हर क्लास में लड़की आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। वहां तक लड़की का बेंच है, अगर आती है तो अपना बैठेगी, नहीं आती है अपना खाली रहेगा, समझ गए। और क्लास में एडमिशन उतना ही बच्चा का है जितना सीट है। अगर ज्यादा बच्चा कभी आपको क्लास में देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि आई कार्ड चेक नहीं हुआ है। आई कार्ड अगर चेक होता है तो फिर जो ये होता है, मतलब जो आपको ये होता है, मतलब जो एडमिशन लिया हुआ विद्यार्थी होता है वही क्लास आता है। अगर आई कार्ड चेक नहीं होता है तो सब क्लास आ जाता है। तो इसलिए जो भी हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आई कार्ड डेली चेक कीजिए, ताकि जो विद्यार्थी पैसा देकर के एडमिशन लिया है उनको बैठने का अच्छे से जगह मिल सके। और जब तक बच्चा सही से बैठेगा नहीं तब तक बच्चा पढ़ नहीं सकता है सही से। और आप कभी ये मत सोचिएगा कि हम जो कैपेसिटी है क्लासरूम का उससे ज्यादा एडमिशन नहीं लेते हैं। आप स्वयं देखे हैं, कई बार आप लोग इस बात के प्रमाण रहे हैं कि जिस रोज आई कार्ड चेक हुआ है अच्छे से बैठे हैं, आई कार्ड चेक नहीं हुआ है अच्छे से नहीं बैठे हैं। तो ये चीज क्या दर्शाता है, मतलब जितना सीट है उतना ही एडमिशन है, समझ गए। कभी काल स्टाफ सब आई कार्ड चेक नहीं करता है तो इसलिए थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाता है। तो ये चीज है, ये सब सूचना था, हम आपको जानकारी दे दिए। और आप किसी भी कोई भ्रम में नहीं रहे, हमारा काम पढ़ाना है, अब जीवन इसी में समर्पित कर दिए हैं, तो अब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पढ़ाएंगे। तो लोग तरह तरह के भ्रम फैलाते हैं, येन केन प्रकारेन, समझ गए, यानी जो जिसके मन में होता है। यानी कभी कभी तो जो है ना ऐसा ऐसा बात सुनते हैं ना कि हम स्वयं सुन करके सोच करके मेरा जो है हम सोचते हैं क्या ये लोग बोल रहा है, समझ गए। तो आप छात्र हैं, छात्र का काम पढ़ना होता है, हम आपके मार्गदर्शक हैं, हम आपके एक टीचर हैं, हमारा काम पढ़ाना होता है। तो आप पढ़िए, आप तब तक पढ़िए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं, और हम तब तक पढ़ाएंगे जब तक मेरा मन करेगा, समझ गए। तो इसलिए किसी भी चीज को लेकर कोई किंतु परंतु मन में भ्रम नहीं लाना है कि जो है बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। तो उन भ्रम में कोई सच्चाई नहीं है, हम आपके समक्ष हैं, समझ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो रूम पर भी सिस्टम बैठा लिए हैं, वही क्लास चेकअप था, एगो जो क्लास लिए हैं ना वो चेकअप था कि हाँ अब हम अपने रूम से भी क्लास ले सकते हैं। तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपका क्लास जो है डिस्टर्ब हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। एक तो बिहार के भीतर जो है आपको छुट्टी ही इतना होता है, सब चीज का छुट्टी होता है बिहार में, हर पर्व में छुट्टी होता है। तो एक तो वो छुट्टी हो गया, दूसरा जो है क्लास थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया है। इसमें सरासर गलती हमारी है, संस्थान में इतना ज्यादा रिजल्ट, इतना ज्यादा भीड़ हो गया है ना कि मैनेजमेंट फेल हो जाता है भीड़ को कंट्रोल करने में। सब चीज का कारण भीड़ है, समझ गए, टोटल चीज का कारण भीड़ है। तो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है संस्थान एक नया बिल्डिंग भी ले लिया है, समझ गए। तो भीड़ कंट्रोल हो जाएगा, समझे, भीड़ कंट्रोल हो जाएगा, नया बिल्डिंग ले लिए हैं और नया बिल्डिंग से आप लोग को बहुत जल्दी अवगत करवाएंगे। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, हर चीज हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। तो अब आ जाइए, अब आ जाइए,
अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पिछला क्लास आप लोग का हुआ था 28 जनवरी 2023 को हुआ था, 28 को हुआ था ना, 28 को हुआ था। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ाए थे, ठीक है, 3 से 5 बजे तक पढ़ाए थे। अब कमेंट हटा दीजिए यहां से, अब पढ़ाते हैं। कमेंट में जो है फिर पढ़ा नहीं पाते हैं सही से, कमेंट अब हटा दीजिएगा। एक तो 28 तारीख को जो चीज हम आपको पढ़ाए थे उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन करने के ठीक बाद जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ जो है हम आपको यह भी बता दें कि आपको जो है अब सोच रहे हैं क्या ये जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप होमवर्क बना करके आइएगा, ठीक है क्या, बना के आइएगा ना, कम से कम इसी बहाने घर पर भी तो एक बार चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए अब पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्यों के कितने कबीले थे? कितने कबीले थे? अनु, द्रुहु, तुर्बस, यदु, पुरु। कबीले के राजा को क्या कहा? गोप। क्या कहा जाता था? गोप। गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को क्या? गोप्ता जनस। गोप्ता जनस। गोप्ता जनस। ऋग्वेदिक काल में राजा को सलाह देने वाली सभा और संभ्रांत लोगों के संगठन, क्या? सभा। सभा की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार? 8 बार ना। विदत की चर्चा ऋग्वेद में 100। सबसे प्राचीनतम आमजनों का संगठन विदत। कौन था? सबसे प्राचीनतम आमजनों का संगठन विदत। कौन था? विदत था। आर्यों के प्रशासनिक इकाई कितने भागों में? 5 ना। कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। आर्यों की द्वितीयक पेशा क्या? कृषि ना। प्राथमिक पेशा, द्वितीयक कृषि। दशराग युद्ध का विवरण ऋग्वेद के किस मंडल में? 7वें मंडल। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर? परुष्णी या रावी? परुष्णी या रावी? परुष्णी या रावी। अधन्या शब्द का अर्थ ना मारे जाने योग्य पशु। अधन्या का अर्थ पूछ रहा है। ना मारे जाने योग्य। सतदय शब्द का अर्थ किसी एक व्यक्ति के मानव की हत्या को लेकर 100 गाय राजा को देकर माफीनामा प्राप्त कर सकते हैं, उसी के लिए सतदय शब्द आया है। ऋग्वेदिक काल में व्यापार किस प्रणाली पर? वस्तु विनिमय प्रणाली। दुहिता किसे कहा? पुत्री को। किसे कहा जाता था? पुत्री को। आर्य समाज का अति उपयोगी पशु घोड़ा। अति उपयोगी पशु घोड़ा। ऋग्वेदिक काल के सबसे प्राचीनतम देवता धौ। सबसे प्राचीनतम देवता धौ किसका देवता था? आकाश का देवता। रथेष्ट शब्द किसके लिए? इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। मानव और ईश्वर के बीच कौन मत? अग्नि। ऋग्वेद में वरुण के लिए कौन सा शब्द? ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम लोग जो है ऋग्वेदिक काल को पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को जो पढ़ना है उत्तर वैदिक काल के विषय में पढ़ना है, तो आप हेडिंग मार लीजिएगा उत्तर वैदिक काल। मारा हुआ हेडिंग? उत्तर वैदिक काल हेडिंग मार लीजिएगा उत्तर। हाँ, पंखा चलवा दे।
चला दीजिए पंखा, चला दीजिए। हो जाएगा, सब चल जाएगा। चलिए अब शांत रहिए। देखिए उत्तर वैदिक काल, आप सभी लोग जानते हैं, अब हल्ला मत कीजिए, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी 600 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व, यह उत्तर वैदिक काल का सामान्य कालखंड है। सामान्य कालखंड है मतलब समय है। यह उत्तर वैदिक काल का सामान्य कालखंड है मतलब ये समय है। और उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद से प्राप्त होता है। और उपनिषद से प्राप्त होता है, इस बात से तो आप अवगत हैं। और जिस प्रकार से हमने आपको ऋग्वेदिक काल को 4 भागों में बांटकर पढ़ाया, ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पढ़ाए हैं ना। तो ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन को आपने पढ़ा है, हाँ या ना? आपने पढ़ा है। और अगर आपने पढ़ा है तो आपको तो कुछ चीज याद भी होगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि 1 मिनट में जो है ना ऋग्वेदिक काल को जो है आप थोड़ा सा 1 मिनट में रीडिंग मार दीजिए। तो ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन 1 मिनट में, उसको 1 मिनट में रीडिंग मार दीजिए। तो आप तब तक हम यहां पर कुछ लिख रहे हैं। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी थोड़ा रीडिंग मार दीजिएगा। देख लीजिए, 1 मिनट में पढ़ लीजिए उसको। पढ़ लिए, पढ़ लिए। चलिए अब आइए बोर्ड पे, बोर्ड पे आ जाइए। अब चीजों को सुनिएगा ध्यान से। ध्यान से सुनिएगा चीजों को। अब देखिए, सामाजिक जीवन में हमें क्या देखना होता है? सामाजिक जीवन में हमें यह देखना होता है कि समाज में कितने वर्ग के लोग थे, किन प्रथाओं का प्रचलन था, किन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था, यही सब सामाजिक जीवन के अंतर्गत देखना होता है। फिर राजनीतिक जीवन के अंतर्गत शासन प्रणाली को देखना होता है। शासन प्रणाली किस प्रकार से चलाए जाते थे, किस प्रकार का शासन होता था, किस प्रकार से शासन होता था, किस प्रकार का शासन होता था। आर्थिक जीवन के अंतर्गत जो है लोगों के इनकम का स्रोत क्या था, लोगों के इनकम का स्रोत क्या था, इन चीजों को देखना होता है। फिर धार्मिक जीवन के अंतर्गत जो है
लोग किस देवी देवता की पूजा किया करते थे, कौन लोकप्रिय देवी देवता थे, इन चीजों को हमें देखना होता है। तो अगर आप ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन के विषय में, ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो आपको यह मालूम होता है कि समाज में 4 वर्ण के लोगों की उपस्थिति थी, और समाज में जो 4 वर्ण के लोगों की उपस्थिति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही 4 वर्ग के लोगों की उपस्थिति थी, हाँ या ना? हाँ। जैसे ऋग्वेदिक काल में 4 वर्ण की उपस्थिति थी, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन समाज की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में भी 4 वर्णों की ही उपस्थिति थी, 4 वर्णों की ही उपस्थिति थी। और जिन 4 वर्णों की उपस्थिति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन इसमें कुछ अंतर आ गया था। आप ऋग्वेदिक कालीन समाज को देखेंगे तो ऋग्वेदिक कालीन समाज में वर्ण का निर्धारण, ऋग्वेदिक कालीन समाज में वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, काम के आधार पर होता था, काम के आधार पर होता था। लेकिन ऋग्वेदिक काल में जहां कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण हो रहा था, वहीं उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा, वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। हम क्या बोल रहे हैं, आप चीजों को पता नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझिएगा। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल का मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इस समय वर्ण यानी जाति, जाति का निर्धारण काम के आधार पर होता था। जो जैसा काम करता था उसको उस जाति का माना जाता था। अगर कोई पढ़ने पढ़ाने का काम करता था तो उसे ब्राह्मण माना जाता था। अगर कोई शासन प्रशासन करता था तो उसे क्षत्रिय माना जाता था। अगर कोई कृषि पशुपालन करता था तो उसे वैश्य माना जाता था। क्या माना जाता था? वैश्य माना जाता था। तो ये तो काम के आधार पर ऋग्वेदिक काल में वर्ण का निर्धारण होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण, जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। यानी उत्तर वैदिक काल में अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण पिता के संतान ब्राह्मण ही हुए, क्षत्रिय पिता के संतान क्षत्रिय होने लगे, वैश्य पिता के संतान वैश्य होने लगे, शूद्र पिता के संतान शूद्र होने लगे। और तब से ही भारत में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने लगा है, और उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ही है। उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ही है, जन्म आधारित ही है। क्योंकि आज भी आप देखिए, अगर आपके पिता ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण हैं, आपके पिता राजपूत हैं तो आप राजपूत हैं, आपके पिता कैस्ट हैं तो आप कैस्ट हैं, आपके पिता मुसलमान हैं तो आप मुसलमान हैं, आपके पिता सिख हैं तो आप सिख हैं। क्या इस प्रकार की व्यवस्था आज हमारे समाज में प्रचलन में है या नहीं है? आप अपने स्तर पर थोड़ा सा सोच के देखिए। आप अपने स्तर पर जब इसको सोच करके देखेंगे तो आपको क्या लगता है, आज के डेट में जो वर्ण या जाति का निर्धारण हो रहा है, आज के डेट में वर्ण या जाति का निर्धारण जो है आपको जन्म के आधार पर ही हो रहा है, जन्म के आधार पर ही हो रहा है। समझ गए? हाँ या ना? ऐसा तो नहीं है कि जो है आप पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हो गए, नहीं। आप कुछ भी करेंगे तो आपके पिता का जाति ही, आपके पिता का धर्म ही जो है आपका धर्म, आपका जाति माना जाएगा। तो मतलब उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगे, वो तब से लेकर आज तक जो है विद्यमान है। दूसरी बात यह है कि उत्तर वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे, और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेदिक काल में बहुत ज्यादा जटिलता नहीं था, सब चीज काफी सामान्य था, सब चीज काफी सामान्य था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में चीजों में काफी ज्यादा जटिलता आ गई, चीजों में काफी ज्यादा जटिलता आ गई। ये बात आपको धीरे धीरे स्पष्ट होगा, ठीक है? चीजों में काफी ज्यादा जटिलता आ गई। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप इस बात को समझिएगा। ऋग्वेदिक काल में विवाह 2 प्रकार से होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह।
अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ऋग्वेदिक काल में विवाह दो प्रकार के, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। उत्तर वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार से होने लगे। उत्तर वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार से होने लगे, तो चीजों में जटिलता नहीं आ रही है। मतलब जहां ऋग्वेदिक काल में विवाह के 2 प्रकार थे, अनुलोम और विलोम, वहीं उत्तर वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार से होने लगे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, पेशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह होने लगे। तो चीजों में जटिलता, मान लिया जाए कि आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि आपको जो है, हम परीक्षा पास करने के लिए किसी चैप्टर में 50 पॉइंट बताए, अब किसी दूसरे टीचर के पास गए तो वो जो है उसी 50 पॉइंट को घुमा फिरा करके 500 पॉइंट में तब्दील कर दिया, उसी 50 पॉइंट को घुमा फिरा करके 500 पॉइंट में तब्दील कर दिया। तो 50 पॉइंट आसान है, 500 पॉइंट टफ है। 50 पॉइंट देखिएगा है, ये तो तुरंत याद हो जाएगा। 500 पॉइंट देखिएगा, बाप रे ये तो बहुते है, समझ गए, ये तो यादें नहीं होगा। तो आप वहीं पर जो है आपका काम खत्म हो जाता है। तो मतलब 50 पॉइंट ठीक है, लेकिन 500 पॉइंट, वही चीजों को 500 पॉइंट में तब्दील कर दिया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो जटिल हो जाएगा, जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, फिर आप चीजों को कर नहीं पाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक हर व्यवस्था में जटिलता देखने को मिला है, हर व्यवस्था में जटिलता देखने को मिला, टोटल व्यवस्था में जटिलता देखने को मिला है। जैसे विवाह के संदर्भ में ही हमने आपको समझा दिया, जहां ऋग्वेदिक काल में 2 प्रकार के विवाह, वहीं उत्तर वैदिक काल में जो है 8 प्रकार के विवाह होने लगे। अब जब यहां पर हमने आपको विवाह का जिक्र किया है, तो यहां पर 8 प्रकार के विवाह हम आपको बता देंगे, लेकिन आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप जवाब दे दीजिएगा तब हम आपको बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, ठीक है। खड़ा होइए। अनुलोम विवाह बताइए। हाय, प्रतिलोम विवाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, दोनों से पूछे, दोनों सही जवाब दिया, लड़की भी सही जवाब दिया है, लड़का भी सही जवाब दिया है। बाद बाकी लोग जानते हैं ना? हाँ जानते हैं, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, समझ गए। तो अब उत्तर वैदिक काल में विवाह जो है 8 प्रकार से होने लगे थे, बता देते हैं, एक लाइन तो है। अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष, निम्न वर्ण के पुरुष, ठीक है। तो अब उत्तर वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार से होने लगे थे। जो विवाह 8 प्रकार से होने लगे थे उसमें जो है एक आपको है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, देखिए ब्रह्म विवाह किसे कहा जाता था? जब समान वर्ण में विवाह होता था, समान वर्ण में विवाह होता था। मतलब ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय से, वैश्य का विवाह वैश्य से, शूद्र का विवाह शूद्र से। मतलब ब्राह्मण महिला का विवाह ब्राह्मण पुरुष से, क्षत्रिय महिला का विवाह क्षत्रिय पुरुष से, वैश्य महिला का विवाह वैश्य पुरुष से, शूद्र महिला का विवाह शूद्र पुरुष से। यानी जो समान वर्ण में विवाह होते थे, समान वर्ण में विवाह होते थे, समान वर्ण में विवाह होते थे, इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। जो समान वर्ण में विवाह होते थे उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। समान वर्ण में जो विवाह होता था उसे क्या कहा जाता था? ब्रह्म विवाह कहा जाता था। फिर दूसरा आपको देव विवाह, देव विवाह, देव विवाह। पुरोहित समझते हैं? पुरोहित, पुरोहित, पुरोहित यानी पंडित। अब पंडित का काम क्या होता है? यज्ञ करवाना। पंडित का काम यज्ञ करवाना होता है, पतरा देखना होता है, बताना होता है कि फलना पर्व कब है, चिल्ला पर्व कब है, कब अमावस्या पड़ रहा है, कब पूर्णिमा पड़ रहा है, यही ना पंडित का काम होता है। पंडित का काम तो मूल तौर पर यही होता है। फिर जो है शादी विवाह करवाना, मुंडन करवाना, समझिए मुंडन करवाना। देखिए जो टोटल 16 संस्कार होते हैं, यानी जब आप जन्म लेते हैं ना, देखिए जब गर्भाधान होता है, जब गर्भाधान होता है मतलब
स्त्री के पेट में बच्चा गर्भ धारण करता है, गर्भाधान भी अपने आप में एक संस्कार है। गर्भाधान भी अपने आप में एक संस्कार है। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक टोटल 16 संस्कार होते हैं, और उन 16 संस्कारों में जो है विवाह भी अपने आप में एक संस्कार है। विवाह भी अपने आप में एक संस्कार है। और अगर कोई व्यक्ति विवाह नहीं कर रहा है या नहीं हुआ है किसी व्यक्ति का विवाह, तो 16 संस्कार से परिपूर्ण वो कभी माना ही नहीं जा सकता है। समझ गए? कभी नहीं माना जा सकता है। तो अब देखिएगा यहां पर, तो एक जो है आपको पुरोहित होते हैं। पुरोहित जो है विवाह करवाने का काम करते हैं। तो जब किसी महिला का विवाह, किसी स्त्री का विवाह, किसी लड़की का विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ होता था, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ होता था, तो उसे देव विवाह कहा जाता था। और पुरोहितों का, पंडितों का, विद्वानों का, पुरोहित कहिए, पंडित कहिए, विद्वान कहिए, सब एक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसको पुरोहित या पंडित वैदिक काल में कहते हैं, उसे हड़प्पा काल में आप विद्वान कहते हैं, उसे हड़प्पा काल में आप विद्वान कहते हैं। तो पुरोहित या पंडित का आज कितना, आज भी अपने समाज में, आज जब आप अपने समाज में देखेंगे तो पुरोहित या पंडित का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। पुरोहित या पंडित का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इतना ज्यादा वैल्यू होता है कि बिना पुरोहित आए विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। बिना पुरोहित आए विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। कोई भी आकर के विवाह नहीं करवा सकता है। ऐसे तो पढ़ना तो मंत्र ही होता है, मंत्र का एक किताब होता है, मंत्र का किताब है, किताब लीजिए, पढ़ दीजिए, लड़का लड़की को सामने में बैठा करके पढ़ दीजिए मंत्र। आप भी पढ़िएगा, वो भी पढ़ेगा, कोई भी मंत्र पढ़ सकता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संस्कृत जानते हैं, आराम से मंत्र पढ़ करके विवाह संपन्न करवा सकते हैं। क्या आपके परिवार में विवाह होगा तो आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा? निश्चित तौर पर होगा, आप भी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप पुरोहित को बुलाते हैं अपने घर में विवाह संपन्न करवाने के लिए, या मुंडन करवाने के लिए, या फिर श्राद्ध कर्म करवाने के लिए जो है आप बुलाते हैं, हाँ या ना? मतलब कहीं ना कहीं पंडित या पुरोहित का महत्व है, तब तो बुलाया जाता है। अगर महत्व नहीं होता तो क्या बुलाए जाने की कोई बात थी? नहीं थी, बुलाए जाने की कोई बात नहीं थी। जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उनका काफी ज्यादा महत्व होता है। और लोगों के दिमाग में एक बात ये है इंटर किया हुआ, हमारी संस्कृति के अंतर्गत, खासतौर पर हिंदू संस्कृति के अंतर्गत, सनातन संस्कृति के अंतर्गत जो है पंडित हमें ईश्वर से जोड़ता है, पंडित हमें ईश्वर से जोड़ता है। और पंडित सही विधि से काम करवाएगा, और सही विधि से काम करवाएगा तो सब चीज ठीक ठाक होगा। समझ गए? तो ये सब चीज जो है हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। समझ गए? तो ये चीज है। तो पुरोहित का तब भी महत्व था, आज भी महत्व है। और पुरोहितों का, अच्छे पुरोहितों का, ईमानदार पुरोहितों का, चरित्रवान पुरोहितों का हमेशा महत्व रहेगा। कभी उसका महत्व खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन जो गलत पुरोहित होते हैं, जो आपको चरित्रहीन पुरोहित होते हैं, निश्चित तौर पर जो है उनका महत्व घटा है, और घटना भी चाहिए। समझ गए? तो अब देव विवाह किसे कहा जाता था? यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ अगर किसी स्त्री का विवाह होता था तो इसे ही जो है आपको देव विवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देव विवाह। क्या कहा जाता था? देव विवाह। तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ अगर किसी स्त्री का विवाह होता था तो इसे देव विवाह कहा जाता था। फिर इसके बाद जो है आगे आपको आर्य विवाह, आर्य विवाह, आर्य विवाह देखिए, आर्य विवाह जब वर, वर यानी दुल्हा, समझ गए? वर यानी दुल्हा कन्या के पिता को, कन्या के पिता को यानी लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल देकर, समझ गए? जब वर कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर विवाह करता था तो इसी विवाह को जो है आर्य विवाह कहा जाता था। इसी विवाह को आर्य विवाह कहा जाता था। मतलब चीजों को समझिए कि अगर आप लड़का हैं, आपको विवाह करना है, तो आप अगर लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल दे रहे हैं और उसके बदले उसकी लड़की से शादी कर रहे हैं, तो इसी को आर्य विवाह कहा जाता था। आर्य विवाह के बाद जो है अगला आपको
प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। अगला आपको प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या था इसको आप समझिएगा। प्रजापत्य विवाह क्या था इसको आप समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रजापत्य विवाह, जब वर कन्या के पिता से हाथ मांगकर कन्या से विवाह करता था, यानी लड़का जो है लड़की के पिता से हाथ मांगता था कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, इस प्रकार से जो विवाह होता था उसी को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। तो जब वर वधू के पिता से हाथ मांगकर विवाह करता था तो इसी को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। और ध्यान रहे, विवाह के 8 प्रकार में ये 4 प्रकार के विवाह अच्छे विवाह माने जाते थे। ये 4 प्रकार के विवाह की प्रशंसा होती थी और इस 4 प्रकार के विवाह को अच्छा विवाह माना जाता था। समझ गए, अच्छा विवाह माना जाता था। इसके बाद जो विवाह के 4 और अन्य प्रकार है, जो 4 और अन्य प्रकार है उसमें आपको गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, समझ गए, यानी जिसको आप लोग लव मैरिज कहते हैं, समझ गए। तो जो प्रेम विवाह होता था, प्रेम विवाह को ही जो है आपको गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। इसके बाद जो है विवाह का अगला प्रकार था पैशाच विवाह। देखिए, जब विश्वासघात का मतलब समझते हैं, मतलब झूठ फूस बोल करके, समझ गए, झूठ बोल करके जब विवाह किया जाता था उसी को विश्वासघात द्वारा किया गया विवाह कहा जाता था। और विश्वासघात द्वारा किए जाने वाले विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता था। विश्वासघात के द्वारा किए जाने वाले विवाह को पैशाच विवाह। इसके बाद जो है आगे आपको राक्षस विवाह, समझ गए। राक्षस विवाह देखिए, जब लड़की को, समझ गए, लड़की को जबरदस्ती उनके माता पिता से छीनकर लड़की को अपने गिरफ्त में लेकर जबरदस्ती, लड़की विवाह नहीं करना चाह रही है फिर भी जबरदस्ती उस लड़की से विवाह कर लेना, जबरदस्ती लड़की से विवाह कर लेना जो है राक्षस विवाह कहलाता था। जबरदस्ती विवाह करना लड़की से उसके मर्जी के खिलाफ राक्षस विवाह कहलाता था। फिर आपको आसुर विवाह, देखिए, कभी कभी क्या होता था जानते हैं, कभी कभी होता यह था कि अगर कोई धनवान व्यक्ति है, पैसा वाला है, तो पैसा वाला व्यक्ति जो है देखा कि किसी की बेटी बहुत सुंदर है, समझ गए, तो इस स्थिति में वो पैसा वाला इंसान जो है लड़की के पिता को पैसा देकर उस लड़की को खरीद लेता था और लड़की को खरीद करके उससे विवाह करता था। इसी को आसुर विवाह कहा जाता था। यानी जब वर वधू के पिता को रुपया देकर वधू को खरीद कर विवाह करता था, इसी को जो है आसुर विवाह कहा जाता था। तो आप स्वयं इस चीज को देखिए कि विवाह के 8 प्रकार को आपने देखा है, और विवाह के जो 8 प्रकार को आपने देखा है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, और नीचे के 4 गंधर्व, पैशाच, राक्षस और आसुर विवाह। तो नीचे का जो 4 विवाह है, ये विवाह, इन विवाहों की निंदा हुआ करती थी, समाज में निंदा हुआ करती थी। मतलब ये नीचे के 4 प्रकार के विवाह का समाज में निंदा हुआ करता था। जैसे आज के डेट में
आप इस बात को समझिएगा, जैसे कि मान लिया जाए कि आपने शादी विवाह अपने गार्जियन के मन मुताबिक किया, और अगर आपने अपने गार्जियन के मन मुताबिक किया तो फिर समाज में उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप अपनी मर्जी से किसी लड़की को भगा करके आप विवाह कर लेते हैं, तो फिर समाज में आपकी निंदा होती है, आपकी प्रशंसा नहीं होती है, बल्कि आपकी निंदा होती है, आपकी निंदा होती है। और अब तो लड़का लड़की तो अपने गार्जियन को मना लेता है और फिर दिखावा करके जो है शादी विवाह करता है। खैर ये सही चीज है, ये अच्छी बात है। भागने भगाने से तो बेहतर है ना कि गार्जियन को मना करके जो है अपना मर्जी से, गार्जियन के मर्जी से शादी विवाह कर लिया, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। और विवाह जो होता है जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, इसलिए शादी विवाह जो है आप लोग सोच समझ करके कीजिएगा। कभी भी शादी विवाह जो है जोश में होश खो करके जो है शादी विवाह नहीं करना है। और जो भी इंसान जोश में होश खो करके शादी विवाह किया है, बाद में पछतावा ही मिला है। समझिए, पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिला है। चलिए अब आइए, सुनिए, हल्ला नहीं है, हल्ला नहीं। विवाह का 8 प्रकार समझे आप लोग, हाँ या ना? समझ गए ना? अब इसमें आप देखिएगा कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत आपने देखा कि समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें अगर बात की जाए द्विज की अगर बात की जाए तो द्विज के अंतर्गत शूद्र नहीं आता था। द्विज के अंतर्गत शूद्र नहीं आता था, और शूद्र द्विज के अंतर्गत नहीं आता था, इसलिए उन्हें उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वहीं पर अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज के अंतर्गत आते थे और इन्हें उपनयन संस्कार करने का अधिकार प्राप्त था। अगली बात कि जो आपको ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल में आप देखे होंगे, हमने आपको बताया होगा कि ऋग्वेदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था था वह कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। मतलब लोगों का जीवन अस्थायी नहीं था, बल्कि लोगों का जो जीवन था वह आपको अस्थायी था, घुमक्कर की भांति, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। मतलब अलग अलग जगह जाकर लोग जो है अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में भी समाज कबीलाई व्यवस्था पर ही आधारित था। उत्तर वैदिक काल में भी समाज कबीलाई व्यवस्था पर ही आधारित था। मतलब उत्तर वैदिक काल में भी लोग घुमक्कर की तरह जीवन यापन किया करते थे, घुमक्कर की जिंदगी जिया करते थे। लेकिन पहले की तुलना में लोगों में अस्थायित्व आया था। और एक बात जानकारी के लिए यहां पर हम आपको बता दें कि ऋग्वेदिक आर्य जो रहते थे, ऋग्वेदिक आर्यों की हम बात करें तो ऋग्वेदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वह सप्त सैंधव क्षेत्र था। वह जो है आपको सप्त सैंधव क्षेत्र था। इस क्षेत्र में ऋग्वेदिक आर्य रहते थे। लेकिन वहीं अगर हम उत्तर वैदिक आर्य की बात करें, उत्तर वैदिक काल के लोगों की अगर हम बात करें तो जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वह सप्त सैंधव क्षेत्र से आगे बढ़े, और सप्त सैंधव क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए वे गंगा यमुना दोआब तक आ गए थे। मतलब इस क्षेत्र तक जो है आपको आर्य लोग फैल गए थे। तो देखिए यहां पर समझिएगा, ऋग्वेदिक आर्यों का निवास स्थान अगर हम देखें तो ऋग्वेदिक आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र। लेकिन वहीं पर अगर हम उत्तर वैदिक आर्यों के निवास
स्थान को देखें तो जो उत्तर वैदिक आर्यों का निवास स्थान था वह सप्त सैंधव क्षेत्र के साथ साथ गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गया था। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गया था और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र मुख्य तौर पर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और उत्तर प्रदेश में ही गंगा से आकर के जो है यमुना मिलती है और ये दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वही दोआब क्षेत्र कहलाता है। और ध्यान रहे कि 1000 ईस्वी पूर्व में ही उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में ही लोहा का प्रमाण मिला है। लोहा का प्रमाण मिला है, लोहे के प्रमाण मिले हैं और जो लोहा का प्रमाण मिला है उस लोहा के प्रमाण मिलने के बाद लोहा का भी व्यापक स्तर पर खोज होने लगा और लोहा का जब व्यापक स्तर पर खोज होने लगा तो उस लोहा से कृषि संबंधी उपकरण बनाए जाने लगे। उस लोहा से कृषि संबंधी उपकरण बनाए जाने लगे, मतलब उस लोहा से जो है हल का फाल बनाया जाने लगा, हल बनाया जाने लगा और जो हल का फाल या हल बनाया जाने लगा उस हल से कृषि होने लगे और जब उस हल से कृषि होने लगे तो उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि कार्य करने को लेकर धीरे धीरे अस्थायित्व जीवन यापन करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे अस्थायित्व जीवन यापन करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे लोग एक जगह एकत्रित हुए और जब धीरे धीरे लोग एक जगह एकत्रित हुए तो लोगों के यानी लोगों के लिए जन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। लोगों के एक जगह एकत्रित होने के बाद ही जनपद का उदय हुआ। लोगों के एक जगह एकत्रित होने के बाद ही जनपद का उदय हुआ और 600 ईस्वी पूर्व में जनपद का उदय हुआ और वही जनपद आपस में मिल करके महाजनपद के रूप में तब्दील हो गया और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यानी 600 ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते। भारत में 16 महाजनपद जो है देखने को मिलते हैं। तो महाजनपदों की जो पृष्ठभूमि है वह उत्तर वैदिक काल में ही पड़ चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में ही महाजनपदों की पृष्ठभूमि पड़ चुकी थी और धीरे धीरे महाजनपदों का उदय होना शुरू हो गया। धीरे धीरे जो है महाजनपदों का उदय होना जो है आपको शुरू हो गया। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, इन चीजों को जो है आपको याद रखना है। और ध्यान रहे कि यहां पर हमने आपको बताया है कि उत्तर वैदिक काल का सामान्य काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व और भारत में लोहा का जो साक्ष्य मिला है 1000 ईस्वी पूर्व में मिला है। मतलब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई और उत्तर वैदिक काल के शुरुआत होते ही लोहा के साक्ष्य मिल गए। उत्तर वैदिक काल के शुरुआत होते ही जो लोहा के साक्ष्य मिल गए, इसलिए उत्तर वैदिक काल को लोह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर देखा जाता है। उत्तर वैदिक काल को जो है लोह प्रौद्योगिकी युग से, लोह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर जो है उत्तर वैदिक काल को देखा जाता है। उत्तर वैदिक काल को देखा जाता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। और यहां पर सामाजिक जीवन के साथ साथ जब आप राजनीतिक जीवन में प्रवेश करेंगे, आर्थिक और धार्मिक जीवन में प्रवेश करेंगे, तो राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हम आपको यहां पर बता दें कि इस समय तक पहले की तुलना में आप याद कीजिए, अगर बात की जाए ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव पड़ चुकी थी। राजा लोग होने लगे थे, राजा लोग होने लगे थे और राजा के पास सेना नहीं थी। राजा एक प्रकार का कर भी लेने लगा था, बलि नामक कर, जो कि स्वेच्छाचारी था, जिसको देना है दे, नहीं देना है नहीं दे। तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली ज्यादा स्थायित्व प्राप्त किया, ज्यादा स्थायित्व प्राप्त किया, पहले की तुलना में ज्यादा स्थायित्व प्राप्त किया। इस समय में भी अगर शासन प्रशासन को देखें तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन इस समय में भी जो है आपको देखने को मिलता है और राजा ने अपने आप को देवी देवता से जोड़कर दिखाया और इस समय के राजा ने बलि नामक कर को आवश्यक बताया और कहा बलि नामक कर आपको देना ही होगा, बलि नामक कर देना ही होगा। जहां
ऋग्वेदिक काल में बलि नामक कर स्वेच्छाचारी था, देने का मन है दीजिए, नहीं देने का मन है नहीं दीजिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि नामक कर जो है आपको आवश्यक हो गया, और आवश्यक ऐसा हो गया कि देना ही है। समझ गए, देना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ गए, ये चीज है। इसके बाद आर्थिक जीवन में देखेंगे तो यहां पशुपालन के स्थान पर जो है उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि हो गया। उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। अब उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि क्यों हुआ? तो उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि इसलिए हुआ क्योंकि लोहा की खोज हुई और लोहा से उपकरण बनाए जाने लगे, और उस उपकरण के माध्यम से जब खेती किया जाने लगा तो फिर अधिशेष उत्पादन होने लगे। मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा उत्पादन किसान को होने लगा, और किसान को आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगा तो किसान व्यापार करने लगे, और व्यापार करते हुए किसानों को मुनाफा होने लगा, और जब व्यापार करते हुए किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा होने लगा तो किसानों ने कृषि के ऊपर पूरा बल दिया, जिस वजह से उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही हो गया। फिर धार्मिक जीवन को अगर आप देखेंगे तो इस समय के लोग भी बहुदेववादी ही थे। उत्तर वैदिक काल के लोग भी बहुदेववादी ही थे। उत्तर वैदिक काल के जो सबसे लोकप्रिय देवता हुए प्रजापति यानी ब्रह्मा। प्रजापति यानी ब्रह्मा जो है उत्तर वैदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता हुए। जिस प्रकार से अगर हम ऋग्वेदिक काल की बात करें तो ऋग्वेदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। जहां ऋग्वेदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे, वहीं उत्तर वैदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता जो है आपको प्रजापति हो गए। कौन हो गए? प्रजापति। प्रजापति को ही ब्रह्मा कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, आप जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी दुर्गा, देवी काली, देवी सरस्वती, समझ गए, इन सभी देवी देवताओं की चर्चा करते हैं। इन सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। अभी हम मानव जिस देवी देवता की पूजा अर्चना भारतवर्ष के भीतर करते हैं, उन सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल से पहले इन देवी देवताओं का कोई प्रचलन नहीं हुआ करता था। आज के डेट में जितनी भी देवी देवता का प्रचलन देखने को मिलता है, सभी की उत्पत्ति जो है आपको उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। और उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें, कई सारी उत्तर वैदिक काल की ऐसी प्रथाएं हैं जो आज भी भारतीय समाज में विद्यमान है। उत्तर वैदिक काल ही नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता की कई सारी प्रथाएं आज भी हमारे समाज में परिवर्तित रूप में जो है आपको विद्यमान है। यानी इतिहास को जब आप पढ़ते हैं, इतिहास को जब आप देखते हैं, तो इतिहास निरंतरता का ज्ञान हमें देता है, परिवर्तन का ज्ञान हमें देता है। समझ गए, चीजों की निरंतरता का ज्ञान इतिहास हमें देता है, और साथ ही साथ जो है परिवर्तन का ज्ञान हमें देता है। तो आप देख रहे हैं ये जो दो शब्द हम आपको बोल रहे हैं कि इतिहास हमें चीजों की निरंतरता के विषय में जानकारी देता है, इतिहास हमें परिवर्तन के विषय में जानकारी देता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि हड़प्पा सभ्यता में जिन प्रथाओं का प्रचलन था, जैसे हड़प्पा सभ्यता में वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन था, क्या आज वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन नहीं है? मतलब वेश्यावृत्ति प्रथा जो है निरंतर रूप से बनी हुई आई है। वेश्यावृत्ति प्रथा इस वजह से निरंतर रूप से तब से लेकर आज तक बनी हुई आई है क्योंकि राजाओं ने भी वेश्यावृत्ति की प्रथा को संरक्षण प्रदान किया था, वेश्याओं को संरक्षण प्रदान किया था। इसलिए वेश्यावृत्ति की प्रथा आज भी विद्यमान है। समझ गए? और मतलब इतिहास हमें निरंतरता की जानकारी देता है, इस एग्जाम्पल से हुआ। फिर इतिहास हमें परिवर्तन की जानकारी देता है। अब इतिहास हमें कैसे परिवर्तन की जानकारी देता है, आप इस बात को ऐसे समझिए कि आप स्वयं अभी ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, तो जहां आप ऋग्वेदिक काल में देख रहे हैं कि वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर हो रहा है, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। जहां ऋग्वेदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र था, वही उत्तर वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता जो है आपको प्रजापति हो गया। जहां ऋग्वेदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था, वहीं उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या हो गया? कृषि हो गया। लोगों का मुख्य पेशा क्या हो गया? कृषि हो गया। जहां ऋग्वेदिक काल में विवाह दो प्रकार से, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह हुआ करता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार से होने लगे। तो ये परिवर्तन नहीं है जी, ये परिवर्तन है या नहीं है? और ये परिवर्तन की जानकारी आपको कहां से प्राप्त होता है? इतिहास से प्राप्त होता है। तो क्या इतिहास को लेकर के हम ये बात कह सकते हैं कि जो इतिहास है यह हमें निरंतरता और परिवर्तन के विषय में जानकारी देता है? क्या हम ये बात कह सकते हैं?
हाँ या ना? ये बात कह सकते हैं ना? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं ना है। तो इतना बात समझ में आया है। अब जो है क्या करना है, लिखना है। हेडिंग मारिए उत्तर वैदिक काल। कॉस्ट में लिख लीजिए 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और ध्यान दीजिएगा, जो लोग पिछला वाला क्लास नहीं किए हैं वो बताया ना है कैसे करना है? नहीं बताया है? यहां पे बताया था, पता है? कहां है दीपेन? कहां है जी? दीपेन को बुलाइए। देखिए, जो पिछला क्लास आप लोग नहीं किए हैं, संस्थान के एप्लीकेशन पर जो है वो वीडियो फ्री ही है। हाँ, फाउंडेशन बैच में फ्री है, वो लड़का आकर के जो है आपको बता देगा। संस्थान का एप्लीकेशन सब लोग डाउनलोड किए हुए हैं ना? तो आप लोग जो है कितना पेज छोड़ना है जी? देखिए तो 3 पेज। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है पीछे वाला 28 तारीख वाला, तो आप जो है 3 पेज छोड़ दीजिए। 3 पेज छोड़ दीजिए, 3 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसको जो है देख करके आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ बूझ लीजिएगा। समझिएगा, वो लड़का आ रहा है बता देगा। अब नीचे से हेडिंग मारिए उत्तर वैदिक काल। लिखिए उत्तर वैदिक काल। कॉस्ट में 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। कॉस्ट में 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। लिखिएगा सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। लिखिएगा कैसे ही लड़का सब वीडियो देखेगा पिछला वाला, बता दीजिए बढ़िया से, ठीक है? पूरा बात बताइए। लीजिए माइक देते हैं इसको, बताइए कैसे देखेगा, शुरू से बताइए एप्लीकेशन खोल करके। और देखिए, कभी भी अगर क्लास डिस्टर्ब होगा ना, हम अपने रूम पे सिस्टम लगा लिए हैं, जैसे ही आपको बता रहा है वहीं पे क्लास होगा और फ्री क्लास होगा, वहीं पे क्लास होगा और फ्री क्लास होगा। क्लास डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो ये बता रहा है, ध्यान से चीजों को सुन लीजिए आप लोग। देखिए मोबाइल पे स्क्रीन शो कर रहा है, इसमें खोलिएगा एप्लीकेशन। पहले प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, एप्लीकेशन खोलिएगा, इस प्रकार का सिंबल खोलेगा। इसमें आपको पेड कोर्स लाइव क्लास रिकॉर्डेड, ठीक है? अगर लाइव के टाइम में आप जुड़ते हैं तो लाइव क्लास में दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे माई कोर्स में जाइएगा, तो ये बैच जो है फ्री है, फाउंडेशन बैच, फ्री फाउंडेशन बैच। तो वो सबका अरे फ्री फाउंडेशन बैच है, समझे? आप लोग रजिस्टर जिस रोज कीजिएगा उसी रोज से आप लोग को शो करेगा यहाँ माई कोर्स में। यहाँ नीचे में देखिए माई कोर्स है, यहाँ पे आप लोग को कोर्स शो करेगा। और यहाँ पे जाइएगा नीचे, लोगो ये देखिए, लोगो ये लगा हुआ है फाउंडेशन बैच, नीचे में लिखा हुआ फ्री फाउंडेशन बैच। व्यू पे क्लिक कीजिएगा, जो भी क्लास हुआ है सारा यहाँ पे शो कर रहा है। आप लोग का एंसेंट का है ना, देखिए एंसेंट का आ गया ना, एक क्लास हुआ है वो शो कर रहा है। और जो भी होगा लाइव में, अगर उस टाइम आप जुड़ते हैं तो लाइव में यहाँ पे डायरेक्ट शो करेगा। अभी जैसे एंसेंट का 20 नंबर चल रहा है, ये पेड है तो आप लोग को नहीं दिखेगा, मेरा परचेज है तो दिखेगा।
नहीं समझे हैं तो समझ लीजिएगा इनसे अकेले में जाकर के। हेलो हेलो हेलो, लिखिए। सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में भी समाज में, उत्तर वैदिक काल में भी समाज में उत्तर वैदिक काल में भी समाज में 4 वर्णों, उत्तर वैदिक काल में भी समाज में 4 वर्णों, 1 नंबर में ब्राह्मण, 2 नंबर में क्षत्रिय, 3 नंबर में वैश्य और 4 नंबर में शूद्र। 4 नंबर में शूद्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। ध्यान रहे कि उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। ध्यान रहे कि उत्तर वैदिक काल, ध्यान रहे कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर होने लगे थे। जन्म के आधार पर होने लगे थे। जन्म के आधार पर होने लगे थे। होने लगे थे। जन्म के आधार पर होने लगे थे। इस समय सामाजिक व्यवस्था में, इस समय सामाजिक व्यवस्था में इस समय सामाजिक व्यवस्था में काफी जटिलता, सामाजिक व्यवस्था में काफी जटिलता देखने को, काफी जटिलता देखने को मिलने लगा। देखने को मिलने लगा। इस समय विवाह 8 प्रकार से होने लगे। इस समय विवाह 8 प्रकार से होने लगे। विवाह 8 प्रकार से होने लगे। 1 नंबर में ब्रह्म विवाह। 1 नंबर में ब्रह्म विवाह। एक नंबर में ब्रह्म विवाह डैश देकर समान वर्ण में होने वाला विवाह, समान वर्ण में होने वाला विवाह। 2 नंबर में 2 नंबर में देव विवाह। देव विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ
यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ होने वाला विवाह। 3 नंबर में आर्य विवाह। 3 नंबर में आर्य विवाह। 3 नंबर में आर्य विवाह। वर 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 यानी लड़का दूल्हा, वर वधू के पिता को, वर वधू के पिता को यानी कन्या के पिता को, वर वधू के पिता को एक जोड़ी बैल देकर, एक जोड़ी बैल देकर जो विवाह करता था, एक जोड़ी बैल देकर जो विवाह करता था। आगे प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह। वर 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 वधू के पिता से, वर वधू के पिता से, वर वधू के पिता से हाथ मांगकर, वर वधू के पिता से हाथ मांगकर, वर वधू के पिता से हाथ मांगकर जो विवाह करता था। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह डैश देकर। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। स्टार मार के एक पॉइंट लिखिएगा। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह के उदाहरण है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह के उदाहरण है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह के उदाहरण है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह के उदाहरण है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह के उदाहरण है। आगे पैशाच विवाह। पैशाच विवाह डैश देकर। विश्वासघात द्वारा किया गया विवाह। विश्वासघात द्वारा किया जाने वाला 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 विवाह। आगे राक्षस विवाह। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह डैश दे के लिखिएगा। बलपूर्वक कन्या को छीन कर किया गया विवाह। 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 आगे आसुर विवाह। आगे आसुर विवाह। आसुर विवाह वर के द्वारा, वर के द्वारा वधू के पिता को, वर के द्वारा वधू के पिता को, वर के द्वारा वधू के पिता को
वर के द्वारा वधू के पिता को, वर के द्वारा वधू के पिता को, वधू के पिता को, वर के द्वारा वधू के पिता को, पिता को रुपया देकर, रुपया देकर कन्या को खरीदते हुए, कन्या को खरीदते हुए किया जाने वाला विवाह, किया जाने वाला विवाह स्टार मार के लिखिएगा। राजा दशरथ का नाम सुने? भगवान राम के पिताजी दशरथ के क्या गो पुत्र? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दशरथ की क्या गो बीबी? कौन कौन? सुमित्रा, कौशल्या, केकई। ठीक है, केकई। तो जो राजा दशरथ का विवाह केकई के साथ हुआ था, राजा दशरथ ने केकई के पिता को धन दिया और केकई के पिता को धन देकर केकई को रुपया देकर खरीदा, यानी धन संपत्ति देकर खरीदा। रामायण देखिएगा तो रामायण में इस बात की चर्चा है, रामायण में यह दिखाया है। दिखाया है, दिखाया है, नहीं दिखाया है। आप लोग नया वाला रामायण देखते होंगे तो कहां दिखाया है, पुराना वाला रामायण में दिखाया। ठीक है, राजा दशरथ केकई के पिता को रुपया देकर केकई को खरीद लिए और फिर केकई से विवाह किए। राजा दशरथ और केकई का विवाह आसुर विवाह के उदाहरण है। तो नीचे से स्टार मार के लिखिएगा इस पॉइंट को। राजा दशरथ और केकई का विवाह, राजा दशरथ और केकई का विवाह राजा दशरथ और केकई का विवाह असुर विवाह का उदाहरण है, असुर विवाह का उदाहरण है। असुर विवाह का उदाहरण है। अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। द्विज, हेडिंग मारिएगा, द्विज, 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 डैश देकर लिखिएगा। ब्राह्मण, ब्राह्मण कौमा क्षत्रिय, ब्राह्मण कौमा क्षत्रिय कौमा वेश्य, ब्राह्मण कौमा क्षत्रिय कौमा वेश्य, ब्राह्मण कौमा क्षत्रिय कौमा वेश्य द्विज के अंतर्गत आते थे। द्विज के अंतर्गत आते थे। इन्हें 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 उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। फुल स्टॉप। शूद्र, शूद्र उसी में कंटिन्यू, शूद्र द्विज के अंतर्गत नहीं आते थे। शूद्र द्विज के अंतर्गत नहीं आते थे। शूद्र द्विज के अंतर्गत नहीं आते थे। उन्हें उन्हें उपनयन संस्कार करने का, उन्हें उपनयन संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें उपनयन संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें उपनयन संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं था।
और ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा 1 मिनट। देखिए, जैसे ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उत्तर वैदिक काल में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। दोनों कालखंड में जहां तक राजा को कर देने की बात है, राजा को कर वैश्य जाति के लोग ही देते थे। राजा को कर वैश्य जाति के लोग ही देते थे। ना तो ब्राह्मण कर देता था, ना क्षत्रिय कर देता था, ना शूद्र कर देता था, बल्कि कर जो देता था वह वैश्य जाति के लोग ही देते थे। क्योंकि कृषि और पशुपालन वैश्य जाति के लोग ही करते थे, तो इनकम वैश्य जाति के लोगों को ही होता था। और इनकम जब वैश्य जाति के लोगों को होता था तो राजा को कर कौन देगा? जिसको इनकम हो रहा है वही ना राजा को कर देगा। जैसे इस बात को आप ऐसे समझिए, भारत सरकार का एक टैक्स स्लैब आता है, टैक्स स्लैब आता है। जैसे बजट, कल बजट आएगा, कल 1 फरवरी है, हाँ, कल बजट आएगा। और जब बजट आएगा तो उसमें एक टैक्स स्लैब आता है। टैक्स स्लैब में रहता है, अगर किसी व्यक्ति का एनुअल इनकम 5 लाख रुपया से कम है तो उसे इनकम टैक्स जमा नहीं करना है। अगर किसी का इनकम 5 लाख रुपया से ज्यादा है तो उन्हें इनकम टैक्स जमा करना है। इनकम टैक्स जमा करना है सालाना। अगर मान लिया जाए 5 लाख रुपया से ज्यादा आ रहा है सालाना 1 वर्ष में, तो उन्हें इनकम टैक्स जमा करना है। समझ गए? इनकम टैक्स जमा करना है। जैसे अभी आप इनकम टैक्स जमा नहीं करते होंगे, अभी आपके इनकम का स्रोत क्या है? अभी आपके इनकम का स्रोत तो कुछ है ही नहीं। आप तो अपने पिताजी से रुपया पैसा लेते हैं, तो अभी आपको इनकम टैक्स जमा नहीं करना है। अब आपका कोई इनकम ही नहीं है तो आप क्या टैक्स जमा कीजिएगा? लेकिन वहीं पर हम कमाते हैं, समझ गए? हम कमाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमें इनकम टैक्स जमा करना होता होगा, और हम करते भी हैं। समझ गए? पहले नहीं करते थे लेकिन अब करने लगे हैं। समझ गए? तो अब हम भी कर रहे हैं, अब बिट्टू सर भी कर रहे हैं। पहले हम लोग नहीं करते थे लेकिन अब करने लगे हैं। अब लगा कि नहीं, इनकम ज्यादा हो रहा है तो सरकार को भी देना चाहिए। समझ गए? और इस सब से होता क्या है जानते हैं? रेपुटेशन सरकार के नजर में आपका अच्छा बनता है। तो ये सब कोई खराब चीज ना है। अगर आप देश से अर्न कर रहे हैं, देश के लोगों से अर्न कर रहे हैं, आप इस देश में हैं, इस देश के आप नागरिक हैं, तो देश को आगे बढ़ाने में आपको देना चाहिए। ताकि अगर सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स जाएगा तो सरकार कल्याणकारी योजना चलाएगा। जो गरीब लोग हैं उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाएगी। अब भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा जो कोई भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, वेलफेयर स्कीम चलाया जाता है, जैसे कि गर्भवती स्त्री को जो है 5,000 रुपया देना है, उनके बच्चा होने के बाद जो है बच्चा को निःशुल्क टीका देना है, फिर उनके खान पान की व्यवस्था करनी है। ये सब काम जो सरकार करता है, ये सब कहां से करता है? जो ज्यादा कमाने वाले लोग होते हैं वो सरकार को टैक्स देता है। सरकार उसी टैक्स के पैसा से जो है ये सब वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत जो है काम करता है। तो कभी भी अगर ज्यादा इनकम होगा तो सरकार को टैक्स देना कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है अपने आप में। समझ गए? तो आपको जो है, हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ, तो आप इस बात को, हम आपको यह समझाना चाह रहे थे कि अब जिनका इनकम है वही ना इनकम टैक्स देगा। जिनका इनकम ही नहीं है वो इनकम टैक्स क्या देगा? अब आपका इनकम नहीं है, आप नहीं दीजिएगा, मेरा इनकम है, हम देते हैं। तो वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र का कोई इनकम ही नहीं था, तो वो कहां से टैक्स देगा बेचारा? तो मूल तौर पर इनकम था वैश्य का, क्योंकि वैश्य जाति के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। और कृषि और पशुपालन करने से जो है उसे, कृषि और पशुपालन करने के बाद वो व्यापार करता था, व्यापार करने से उसे धन की प्राप्ति होती थी, धन की प्राप्ति होती थी तो वो टैक्स दिया करता था। समझ गए? टैक्स दिया करता था। समझ गए? तो इस बात को भी आप एकदम स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा। तो नीचे से स्टार मार के एक लाइन लिखिएगा, स्टार मार के लिखिएगा ये लाइन। वैदिक काल में मुख्य तौर पर, वैदिक काल में मुख्य तौर पर वैदिक काल में मुख्य तौर पर
वैश्य जाति के लोग वैदिक काल में मुख्य तौर पर वैश्य जाति के लोग कर अदा किया करते थे। कर अदा किया करते थे। चलिए, यहां पर वैदिक काल इसलिए लिखाए हैं क्योंकि उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल दोनों में सेम चीज था। तो अब अलग से उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल लिखाने से बेहतर था कि एक के बार वैदिक काल लिखा दिए हैं। अब ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि हम जो है गलत लिखाए हैं, नहीं, हम होशो हवास में एकदम आपको सही लिखाए हैं। ठीक है, अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। ऋग्वैदिक समाज की भांति ऋग्वैदिक समाज की भांति उत्तर वैदिक कालीन समाज भी ऋग्वैदिक समाज की भांति उत्तर वैदिक कालीन समाज भी ऋग्वैदिक कालीन समाज की भांति उत्तर वैदिक कालीन समाज भी कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा के प्रमाण मिलने लगे। उस लोहा से कृषि कार्य किए जाने लगे। कृषि कार्य किए जाने लगे, जिस कारण मानव में जिस कारण मानव जीवन में अस्थायित्व आया। मानव जीवन में अस्थायित्व आया और फिर जनपद का विकास हुआ। जनपद का अर्थ होता है लोगों के रहने का स्थान। जहां पर लोग रहते थे, इकट्ठा होकर एक जगह एकत्रित होकर रहते थे, उसी को जनपद कहा गया। ठीक है, जनपद का विकास हुआ। जनपद के कॉस्ट में तो नहीं लिख सकते हैं, विकास हुआ। कॉस्ट में लिखिएगा, कॉस्ट एगो मारिए, उसी में कॉस्ट एगो मारिए और लिखिए जन यानी लोगों।
लोगों लोगों के एकत्रित होकर लोगों के एकत्रित होकर रहने के स्थान को लोगों के एकत्रित होकर रहने के स्थान को जनपद कहा गया। जनपद कहा गया कोष्टबंध। उसी में कंटिन्यू जनपद ही जोनो जन पदोपद जनपद ही छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जनपद ही छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद के रूप में तब्दील हुआ। महाजनपद के रूप में तब्दील हुआ। फुल स्टॉप। नोट देकर के लिखिएगा, नोट देकर के, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नोट देकर के जो चीज लिखाते हैं समझ जाइए, बहुत याद रखने वाला चीज है। ये सब पूछने की संभावना कंपटीशन में बहुत ज्यादा है। नीचे से लिखिएगा नोट देकर के। उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी युग से उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर देखा जाता है। उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर देखा जाता है। इसको पहला पॉइंट बना लीजिएगा। नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। ऋग्वेदिक आर्य जहां मूलतः सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। वहीं उत्तर वैदिक आर्य ऋग्वेदिक आर्य जहां सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे, वहीं उत्तर वैदिक आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। उत्तर वैदिक आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। उत्तर वैदिक आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। उत्तर वैदिक आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। चलिए, इतना बात क्लियर है, इतना बात समझाए हैं ना। अब यहां से आगे जो है हम लोग चीजों को समझते हैं, फिर आगे जो है हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा माइंड पे जोड़ दीजिए। ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के विषय में जब हम आपको बता रहे थे, तो वहां पर हम आपको महिलाओं के विषय में बताए थे, महिलाओं की स्वतंत्रता के विषय में बताए थे। कितनी अधिक स्वतंत्रता महिलाओं को ऋग्वेदिक काल में हुआ करती थी। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उपनयन संस्कार करने का अधिकार था,
पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, आजीवन अविवाहित रह सकती थी, जिससे मन विवाह करने का उससे विवाह कर सकती थी, नियोग प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। तो ये तमाम प्रकार की चीजों की चर्चा हमने आपको की है। तो यहीं पर जो है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था को जब हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा महिलाओं के विषय में भी चीजों को देख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में जहां महिलाओं को काफी ज्यादा सम्मान दिया जाता था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार प्राप्त था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था, महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। वहीं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक गिरावट दर्ज की गई, महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक गिरावट दर्ज की गई। और उत्तर वैदिक काल में अब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, अब महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, उपनयन संस्कार नहीं कर सकती थी, साथ ही साथ महिलाओं के शोषण करने वाली सभी प्रकार की प्रथाओं का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हो चला था। और यानी कुल मिलाकर के हम आपको यह बात स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अगर हम वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटकर पढ़े, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? बताइए, बेचारी बैठी हुई है क्लासरूम में, सोच रही है कहीं और। चलिए सुनिए, अब चलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, कुल मिलाकर के हम आपको ये बात बताना चाह रहे थे, समझ गए? कुल मिलाकर के देखिए, एगो बात बता देते हैं, जीवन में कठिनाई, ठीक है, जीवन में कठिनाई, जीवन का दूसरा नाम ही कठिनाई है, संघर्ष है, स्ट्रगल है अंग्रेजी में, समझ गए? हिंदी में संघर्ष है। जीवन में किसी का भी जीवन, ठीक है, किसी का भी, इंक्लूडिंग अडानी तक, समझिए, अडानी तक। अडानी दुनिया का तीसरा स्थान से 7वां स्थान पे आ गया है अब, ठीक है, 12वां, धीरे धीरे शेयर गिर रहा है उसका। कल तक 7वां था, हो सकता है अडानी बर्बाद ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, समझ गए? तो हर किसी के साथ प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और समय का एक खासियत है कि अच्छा समय हो या बुरा समय हो, गुजर जाता है, समझ गए? बस बुरा समय में मुंह बंद रखिए, कान खोल करके सुनिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों से राय लीजिए, और जितना समझ में आता है उतना कीजिए। बहुत ज्यादा अकबकाने की, हड़बड़ाने की, आपा खोने की, धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। हर किसी का समय अच्छा आता है, समय बुरा आता है, समझ गए? तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत रहिए, जिंदगी है, बहुत अच्छा कर्म किए होंगे पिछले जन्म में कि मानव कुल में पैदा हुए हैं, तो जिंदगी को अच्छे से मजे से जी लीजिए, समझ गए? यही कहेंगे और क्या, और कुछ नहीं। कुल मिलाकर के हम ये बात आपको क्लियर करना चाहते थे कि उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। और अगली बात, उत्तर वैदिक काल में ही एक प्रकार की संस्था का उदय हुआ जिसे गोत्र कहा गया। उत्तर वैदिक काल में ही जो है एक प्रकार की संस्था का उदय हुआ जिसे गोत्र कहा गया। और शुरुआती दौर में गोत्र का मतलब क्या होता था जानते हैं? गोत्र का मतलब होता था वह स्थान जहां एक कुल के, एक परिवार के सभी लोग अपना गोधन जमा किए हैं, अपना धन एकत्रित किए, अपना संपत्ति एकत्रित किए हैं, उसी को गोत्र कहा जाता था। शुरुआती दौर में गोत्र एक संस्था हुआ करता था, शुरुआती दौर में गोत्र एक संस्था हुआ करता था। और गोत्र एक ऐसा स्थान होता था जहां एक कुल या एक परिवार के सभी लोग अपना गोधन जाकर के जमा किया करता था। लेकिन बाद के दिनों में गोत्र का अर्थ
एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। बाद के दिनों में गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया, और आज के डेट में भी गोत्र का मतलब होता है एक मूल पुरुष का वंशज। और समान गोत्र में जो है विवाह नहीं होता है, समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, समझ गए? तो ये चीज है। तो अब नीचे से लिखिएगा, स्टार मार के लिखिएगा, नोट में स्टार मार के नहीं लिखिएगा, ये सब चीज उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानकारी रहनी चाहिए आपको, ठीक है? लेकिन एगो बात तो महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया, आगे भी पूछा, नोट में तीसरा पॉइंट लिखिएगा। नोट में 2 पॉइंट लिखे हैं ना, नोट में तीसरा पॉइंट लिखिएगा, नोट में तीसरा पॉइंट लिखिएगा। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ। शुरुआती दिनों में गोत्र का अर्थ डैश एक वैसा स्थान जहां एक कुल के सभी लोग अपना गौधन एकत्रित किया करते थे। गौधन एकत्रित किया करते थे। लेकिन बाद के दिनों में गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। लेकिन बाद के दिनों में गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। लेकिन बाद के दिनों में गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। नीचे से अब आगे स्टार मार के, अब इसको नोट में तीसरा चौथा पॉइंट नहीं बनाना, अब स्टार मार के लिखिएगा। नोट में नहीं, स्टार मार के लिखिएगा, सॉरी स्टार मार के लिखिएगा। ऋग्वेदिक काल की तुलना में ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट देखने को मिलती है। अब महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए
उसी में अब महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौमा पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने को लेकर स्वतंत्र नहीं रह गई थी। पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने को लेकर स्वतंत्र नहीं रह गई थी। पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने को लेकर स्वतंत्र नहीं रह गई थी। ए हीरो, ए हीरो, यहां पे करने होता है, होता है, दीजिए यहां पे अब कमेंट। चलिए अब जो है आप लोग और पढ़िए एक बार, ठीक है। और देखिए एक बात और बोल देते हैं कि बहुत लोग भ्रम फैला रहा है कि यहां से खाली कर रहे हैं ना, एकदम नहीं, यहां से खाली उली नहीं कर रहे हैं। सारा जितना क्लास है टोटल क्लास यहां पर भी रहेगा। तो इस सब भ्रम में आप लोग मत रहिए, समझ गए। देखिए एक बात बताते हैं, सिनेमा देखे हैं जीवन में कभी? जो एक्टर होता है, जो एक्टर होता है, हीरो होता है, जो नायक होता है, सही बात को सही बोलता है और गलत को गलत बोलता है। एक्टर को अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हाँ या ना? हाँ, लेकिन अंतिम में जीत तो एक्टर का ही होता है। तो देखिए हमारे गार्जियन हमको बचपन में ही यही सिखाए हैं, सही को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम सही को सही गलत को गलत बोलते हैं, इसलिए लोगों के आंखों में गड़ते हैं, समझ गए। और लोगों के आंखों में गड़ते हैं इसलिए जो है लोग तरह तरह का काम करता है। खैर हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम आपको एक भरोसा देते हैं कि कोई भ्रम में आप नहीं रहिएगा। यहां पर भी संस्थान चलेगा और एक दूसरा बिल्डिंग लिए हैं वहां पर भी चलेगा। भीड़ इतना हो गया है कि हमको लेना जो है मजबूरी हो गया, समझ गए। लोग इस कैंपस में आना चाहता है लेकिन हम जाना चाहते हैं, समझ गए, क्योंकि हमारे पास स्वयं ही इतना भीड़ है कि हम उस भीड़ को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। और सब चीज का कारण भीड़ है, समझ गए। इतना ज्यादा भीड़ हो गया है कि आपको विश्वास नहीं होगा, अभी ऑफलाइन सुबह से लेकर शाम तक जितना आपके संस्थान में भीड़ है उतना पटना के किसी भी नामी गामी फलना चिल्ला ढेकना किसी भी संस्थान में इतना भीड़ नहीं है। ये बात हम आपको लिख करके दे सकते हैं, समझ गए। तो इस भीड़ के कारण ही कुछ कुछ होता है, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ही दूसरा बिल्डिंग लिए हैं। जरूरत पड़ेगा तो तीसरा बिल्डिंग भी लेंगे, चौथा बिल्डिंग भी लेंगे, समझ गए। तो अभी तो सिर्फ दूसरा बिल्डिंग लिए हैं। तो क्लास उलास कहीं कुछ नहीं बंद होने वाला नहीं है। और जो बात शुरू में बोले हैं सब चीज ज्वाइन करके रहिए, तो सब चीज ज्वाइन करके रहिए, आपके क्लास को डिस्टर्ब होने नहीं देंगे, समझ गए। तो ये चीज है। नोट 2 के बाद फिर से बोलिए प्लीज, मेरा रुक गया था। नोट 2 के बाद नोट 3। नोट 3 में लिखाए थे उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ। नोट 3 में लिखाए थे, नोट 2 के बाद नोट 3 लिखाए थे लक्ष्मी चौधरी जी, और नोट 3 में ये लिखाए थे उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ। शुरुआती दिनों में गोत्र का अर्थ एक वैसा स्थान जहां एक कुल के सभी लोग अपना गोधन जमा किया करते थे। बाद में जाकर गोत्र का अर्थ हो गया एक मूल पुरुष का वंशज, एक मूल पुरुष का वंशज। तो अब नीचे से आप लोग पढ़िएगा, नीचे से आप लोग पढ़िएगा। सुभाष कुमार जी, हाँ, काहे न क्लास होगा, एकदम क्लास होगा। पढ़िए पढ़िए, याद करवाएंगे। उपनयन संस्कार, हाँ, पहली बार जनेऊ धारण करने की पूजा, हाँ कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। पढ़ लिए, पढ़ लिए। आइए तो 1 मिनट। किस कालखंड को लौह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर देखते हैं?
हाँ, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी कहां कहां से प्राप्त? चलिए, द्विज के अंतर्गत कौन नहीं आता है? बाद बाकी सब आता है। जो द्विज के अंतर्गत आता है उसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार है ना? और एक बात बताइएगा, वैदिक काल में कर टैक्स सिर्फ कौन देता था? कौन देता था? और एक बात और बताइएगा, उत्तर वैदिक काल में समाज में कितने वर्णों की उपस्थिति? वर्ण का निर्धारण इस समय कौन आधार पर होने? कौन आधार पर? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर होने लगे थे। और इस समय विवाह कितने प्रकार से? कितने प्रकार से? समान वर्ण में विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ वर कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर, वर वधू के पिता से हाथ मांगकर विवाह, प्रेम विवाह। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कैसा विवाह? दुष्यंत और शकुंतला का विवाह विश्वासघात द्वारा किया जाने वाला, जबरदस्ती कन्या को खरीद कर किया जाने वाला। राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह कैसा उदाहरण? किसका उदाहरण है? आसुर विवाह का उदाहरण है। और इसके बाद आगे बताइएगा कि जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका निवास स्थान कहां था? सप्तसेंधव। उत्तर वैदिक आर्य का सप्तसेंधव क्षेत्र से गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र। सप्तसेंधव क्षेत्र से गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र। इसके बाद जो है आप हमको आगे बताइएगा, नोट में बहुत सारा चीज लिखाए थे। चलिए, गोत्र नामक संस्था का उदय किस कालखंड में हो? उत्तर वैदिक। गोत्र नामक संस्था का उदय किस कालखंड में हो? उत्तर वैदिक काल में हुआ। और इसके बाद जो है बताए तो बहुत कुछ है लेकिन लिखा नहीं पाए हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में आएंगे तो लिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं।